तो वेलकम एवरीवन टू ग्रोथ मी। मैं सुशोभन आप लोगों का सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास लूँगा आईआईटी जैम और अलग जितना एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स। तो आज थोड़ा मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर से शुरू करता हूँ। तो जैसे आपको पता है कि हमारा यूनिवर्स एक मेनली कंसिस्ट है ऑफ थ्री डिफरेंट मैटर्स, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों से हम लोगों को पता है कि मेनली बना हुआ है। मगर एयर और एक मैटर है जो कि फोर्थ स्टेट है, जो कि है प्लाज्मा, जिसका एटलीस्ट 99% से भी ज़्यादा कंपोज्ड है हमारा यूनिवर्स। ये हैरान की बात है, क्योंकि प्लाज्मा बेसिकली फॉर्म होता है आयोनाइज्ड गैसेस से। ठीक है। तो अब आयोनाइज्ड गैसेस कैसे फॉर्म होंगे? जो हमारा सौरमंडल है, तो उसमें सूर्य में जैसे गैस है, मेनली गैस आपको पता होगा, हाइड्रोजन और हीलियम। तो जब वो हीलियम और हाइड्रोजन बेसिकली कोलाइड होता है हाईली ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेशर्ड होके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंट्रैक्शन से जो गैस आयोनाइज्ड होते हैं, सो वो हाई टेम्परेचर फॉर्मेशन से और लो प्रेशर्स में एक क्या आयोनाइजेशन चेम मतलब क्रिएट होता है, बॉल जैसे, जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटेरियल्स अपार्ट विच इज प्रेजेंट इन अर्थ, वो प्लाज्मा से बना हुआ है। ठीक है। और एक फिफ्थ स्टेट है जो कि बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंस स्टेट है। वो मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही रेयर कंडीशंस में पाया जाता है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। उनका टेम्परेचर बहुत ही लो होना पड़ता है, अराउंड 0 केल्विन के अराउंड। तो हमारे लिए ये चार मेन मैटर्स है प्रेजेंट यूनिवर्स। तो उसमें से मैं आज चाह रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा सॉलिड पे फोकस करूँ। सॉलिड। तो सॉलिड में भी दो प्रकार का मैटर है, मतलब फॉर्म है, स्ट्रक्चर। जैसे एक होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जैसे क्रिस्टलोग्राफी, जिसका स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी, इनका स्टडी को। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और एक है एमोर्फस, एमोर्फस स्ट्रक्चर। सो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बेसिकली पीरियोडिक फॉर्म में बना हुआ है, तो इसीलिए उनको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। और एमोर्फस जो कि नॉन पीरियोडिक टिशिटी को डिफाइन करता है एक स्ट्रक्चर में, वो है एमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन में भी बहुत तरह का क्रिस्टलाइन हम लोगों के बीच में है। सॉरी। जैसे बेसिकली कोई भी बॉडी का आप लोगों को पता है कि यूनिट यूनिट से बना हुआ है, कोई भी चीज़ यूनिवर्स में। जैसे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेंगे तो वो भी सेल से बना हुआ है, उनका यूनिट जो है। तो सिमिलरली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी यूनिट स्ट्रक्चर से बना हुआ है। वो वैरायटी ऑफ यूनिट होता है, हो सकता है। अब यूनिट जो स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली रिपीटेड फॉर्म में है, इसीलिए उनको एक ढांच से वो ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है। सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी एक बेसिकली एक पैटर्न में बना हुआ है, जो पीरियोडिकली अरेंज्ड है, जिससे हम लोग अरेंज पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर कह सकते हैं, इसलिए वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और एमोर्फस में क्या होता है? एमोर्फस में आपका मान लीजिए ये एक बॉडी है, एमोर्फस बॉडी। तो इसमें भी एक अलग अलग बाउंड्री रहेगा, जिसमें पीरियोडिसिटी है, बट ओवरऑल इसमें पीरियोडिसिटी
डिफाइन नहीं होते, ठीक है। वेर एज क्रिस्टल में, मान लीजिए ये एक क्रिस्टल है, सो ये पूरे क्रिस्टल में आपका जो पीरियोडिसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगा ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। जैसे ये पीरियोडिकली अरेंज्ड, ठीक है, इस साइड से। और मान लीजिए ये अगर एमोर्फस है, तो इसका अगर पीरियोडिसिटी इस पार्टिकल्स का इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे अरेंज्ड है इस डायरेक्शन में, तो इनका होगा ऐसे ऐसे इस इस पोजीशन में। बेसिकली ये लोकलाइज्ड नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर द बॉडी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, वेर एज क्रिस्टलाइन में यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट ऑल ओवर द बॉडी इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी है एक लोकलाइज्ड स्पेस में है, बट नॉट ऑल ओवर द बॉडी। तो इसीलिए हम लोग इनको एमोर्फस बोलते हैं, ये पीरियोडिक नहीं है ऑल ओवर द बॉडी। और ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं जिसमें लोकलाइज्ड पीरियोडिसिटी फॉर्म हो रहा है, इस बाउंड्री को हम लोग ग्रेन बाउंड्री से डिफाइन करते हैं। इनको हम ग्रेन बाउंड्री, कि हर एक ग्रेन बाउंड्री में पीरियोडिसिटी अलाइंड है, बट नॉट ऑल ओवर द, पूरे बॉडी में नहीं है, जस्ट एक एक पार्ट में वो यूनिफॉर्मिटी प्रेजेंट है। तो ये बाउंड्री जो कि एक एक लोकलाइज स्पेस को डिफाइन कर रहा है वो है ग्रेन बाउंड्री। अब आते हैं लैटिस। सो लैटिस क्या है? सो लैटिस मतलब एक सेट ऑफ पीरियोडिक इमेजिनरी पॉइंट्स है, पीरियोडिक इमेजिनरी पॉइंट्स, जो कि एक क्रिस्टल स्पेस में है, जो कि एक क्रिस्टल एज ए फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और बेसिस एक टर्म है जो है, इट्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब लैटिस प्लस बेसिस मिला के होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। व्हेन यू ऐड लैटिस और बेसिस, ये दोनों मिला के होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक। हम्म। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स ऑफ क्रिस्टल। अब आता है यूनिट सेल। ठीक। सो यूनिट सेल मतलब क्या है? सो यूनिट सेल इज समथिंग जिसमें हम लोग देखेंगे, जैसे हम मैंने बोला कि हर एक बॉडी एक यूनिट सेल से ही बना हुआ है, जो कि एक स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बॉडी कहते हैं, जो कि बेसिकली रिपीटेड फॉर्म में है उस बॉडी में एक ही चीज, तो इसलिए उनको हम यूनिट सेल बोल रहे हैं। तो इसका डिफाइन होगा द स्मॉलेस्ट यूनिट present in the lattice crystal, present in the lattice with continuous repetition, ठीक है। तो अब आता है यूनिट सेल के अंदर दो डिफरेंट काइंड, एक है प्रिमिटिव, एक है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव है बेसिकली जिसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, द टोटल एटम, टोटल डिफरेंट एटम्स of the compound
इज इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, वेयर एज नॉन प्रिमिटिव में ऐसा नहीं, ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1। तो हम लोग एवरी यूनिट सेल कैन बी नॉन प्रिमिटिव, बट एवरी यूनिट सेल इज नॉट प्रिमिटिव। ठीक है, ये याद है, क्योंकि प्रिमिटिव होने के लिए 1 होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे ये एक पीरियोडिक पैटर्न है एक क्रिस्टल का, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये यूनिट सेल तरह तरह का हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, थोड़ा गैप है, ये मान लीजिए सेम है सब। ठीक है, तो ये एक फॉर्म हो सकता है यूनिट सेल का, ये भी एक हो सकता है, 3 डॉट्स ज्वाइन टू 3 डॉट्स। ठीक है, अच्छा, ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है। तो मगर इसमें हम लोग प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव कैसे कंसिडर करें? तो देखिए, ये एक, मान लीजिए रोम्बस। ठीक है, ये रोम्बस, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। तो इसमें एक एटम का 90 डिग्री पार्ट इस सेल के अंदर है, इस एटम का भी 90 डिग्री पार्ट इस सेल में अंदर है, इस एटम का भी 90 डिग्री पार्ट सेल के अंदर है, ये भी सेल के अंदर है। तो बेसिकली एक स्फेयर को अगर हम चार 90 डिग्री में अगर डिवाइड करेंगे तो एक कंप्लीट स्क्वायर स्फेयर बनेगा। करेक्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट। चलो, तो हर एक पार्ट में देखिए 90 डिग्री का पोजीशन लिया हुआ है एक एटम। तो टोटल क्या है, चार एटम, चार पार्ट है, और टोटल 90 90 करके चार है, तो टोटल एक ही एटम है। करेक्ट, तो ये एक प्रिमिटिव सेल है। तो ये क्या नहीं है, यस, ये भी एक प्रिमिटिव सेल है, क्योंकि इसमें भी एक ही है एटम। ये ये होगा कि नहीं, ये रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस का एंगल कितना होता है, ये है आपका मान लीजिए डायगोनल, तो डायगोनल इंटरसेक्शन में होता है 90 डिग्री। करेक्ट, सो ये एंगल और ये एंगल मिला के ये 90 डिग्री नहीं है। करेक्ट, तो ये जितना है, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री। तो ये एक, अगर हम चार टोटल कंसिडर करेंगे, ये 360 नहीं हो। ठीक है, सॉरी, ये भी 90 डिग्री नहीं है, बट सम ऑफ द एंगल्स, ये चारों का 360 होगा। ठीक है, तो एज ए होल अगर कंसिडर करेंगे तो ये भी एक स्फीयर ही हो रहा है, क्योंकि टोटल तो 360 है ना, तो ये भी प्रिमिटिव है। मगर इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें इस पोजीशन का 90 डिग्री है। करेक्ट, इस पोजीशन का भी, इस पॉइंट का एटम का भी 90 डिग्री है, इस पॉइंट का भी 90 डिग्री है, इस पॉइंट का भी 90 डिग्री है, तो एक एटम हो गया। करेक्ट, ऑल्सो ये एटम और ये एटम का हाफ हाफ कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि ये 180 डिग्री है। करेक्ट, ये भी 180 डिग्री है। तो बेसिकली एक स्फीयर को अगर हम दो हिस्से में काटे, तो 180 अप 180 डाउन, तो अगर 180 ऊपर में ये पोजीशन हेल्ड किया गया है और ये भी 180 डिग्री पोजीशन हेल्ड किया गया है, तो टोटल हो गया 360। तो मतलब ये भी एक एटम हो गया। तो टोटल देयर इज 1 + 1, 2 एटम, सो विच इज ग्रेटर देन 1। सो ये हम लोग प्रिमिटिव में काउंट नहीं कर सकते, ये नॉन प्रिमिटिव। करेक्ट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन।
हो गया। अब आते हैं मेन लैटिस पे, जो कि है ब्रेवियस लैटिस। तो हमारे बीच में टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस एग्जिस्ट है, ठीक है। और उस ब्रेवियस लैटिस को टोटल हम लोगों ने सेवन, सेवन के अंडर टोटल 14 है। तो एक्चुअली उसका सब पार्ट टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस है, मगर मेन लैटिस है सेवन। जैसे क्यूबिक हो गया, क्यूबिक में थ्री लैटिस एग्जिस्ट करता है, एक फेस सेंटर्ड, एक बॉडी सेंटर्ड, एक नॉर्मल क्यूबिक। टेट्रागोनल में भी दो, ऑर्थोरोम्बिक में भी चार, सो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। तो आज हम थोड़ा क्यूबिक में डिस्कस करते हैं, क्यूबिक, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर। सो क्यूबिक क्या है? बेसिकली एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें 8 कॉर्नर्स में 8 एटम है, करेक्ट। बट हर कॉर्नर का एटम इज नॉट इक्विवेलेंट टू वन। उस मैंने क्या बोला, ये एक यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल में भी ये प्रिमिटिव है, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पी दिया हुआ है, प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में क्या होगा, एक ही एटम रहेंगे। सम ऑफ ऑल द एटम्स कंसिडर्ड इन द यूनिट सेल इज इक्वल टू वन। तो अगर 8 एटम है इज इक्वल टू वन होना चाहिए, तो एक एक का हिस्सा कितना होगा एक यूनिट सेल में? 1/8। सो बेसिकली एक एक हिस्सा जो है प्रेजेंट है इस यूनिट सेल में, कॉर्नर में, वो 1/8 पार्ट ऑफ द एटम, ठीक है। अगर एक एटम को 8 भाग में हम लोग काटे, तो उनका एक पार्ट एक एक कॉर्नर में बैठा हुआ है। नाउ कमिंग टू बॉडी सेंटर क्यूबिक, जो कि है बीसीसी। सो बीसीसी में बेसिकली नाम से पता चल रहा है बॉडी सेंटर्ड। तो इसमें क्या होगा ना, हर एक कॉर्नर में तो रहेंगे, साथ ही साथ एक बॉडी सेंटर में रहेंगे, उनका बॉडी का सेंटर में एक और एटम रहेगा, ठीक है। तो टोटल क्या हुआ? सो बेसिकली 1/8 पार्ट एटम का एक एक कॉर्नर पे है, तो टोटल हो गया 1/8 इंटू 8 प्लस एक और एटम, सो हो गया है 2 एटम, करेक्ट। एक एटम यहाँ और एक, टोटल 1/8 एटम एक ही है, सो 2 एटम, ठीक है। सिमिलरली फेस सेंटर में भी, फेस सेंटर में क्या होगा ना, फेस सेंटर में हर एक फेस में हाफ हाफ एटम शेयर रहेगा, ठीक है, प्लस कॉर्नर, ठीक है। तो कॉर्नर पे चार 8 एटम होंगे और फेस में 50-50% शेयर होंगे, ठीक। तो क्या हुआ, 1/8 इंटू 8 प्लस कितना फेसेस है, 6। हर एक फेसेस का, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि ये मान लीजिए ये एक फेस है, तो इनके ऊपर एक एटम रखें, तो ये कितना, ये प्लेन का एंगल कितना हो, टोटल ये प्लेन का एंगल है 180 डिग्री। तो इसलिए बेसिकली 180 डिग्री शेयर्ड है, तो हाफ ऑफ स्फीयर जो कि है 180 डिग्री, तो हाफ ऑफ द स्फीयर इज शेयर्ड बाय ईच फेस। तो इसीलिए हाफ हाफ शेयर हो रहा है, हर फेस में हाफ हाफ एटम का शेयर। तो इसीलिए 6 एटम, छः हाफ हाफ है, इंटू टोटल 6 एटम्स है, 6 हाफ एटम्स है, और हर एक का हाफ हाफ शेयर है, तो इज इक्वल टू 6 इंटू। तो टोटल कितना हुआ, 1 + 3, तो टोटल 4 एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इसमें 4, करेक्ट। हाँ, तो अब हम जाते हैं थोड़ा बेसिक्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में जाएंगे, जो कि है मेन पार्ट हमारा। तो क्रिस्टलोग्राफी में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा
मिलर इंडेक्सेस के बारे में थोड़ा समझाना चाहूंगा। जैसे ये है आपका, मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है। तो अगर इस क्यूब को मैं स्लाइस करता हूँ, ठीक है, काटता हूँ, तो ये अलग अलग प्लेन बनेगा। कैसा प्लेन बनेगा? स्क्वायर शेप का प्लेन बनेगा। ठीक है, ऐसे करके, करेक्ट, ऐसे करके प्लेन बनेगा। अगर मैं ऊपर नीचे काटूंगा तो ऐसा प्लेन बनेगा। ठीक है। तो क्या है ना, हर एक प्लेन का एड्रेस है। ये जो प्लेन है 1 2 3, इस प्लेन का एड्रेस और इस प्लेन का एड्रेस सेम नहीं है। क्यों? देखने में तो सेम है, मगर अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो ये एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, इसका पास वाला जो प्लेन है वो इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका एड्रेस अलग है क्योंकि ये इंटरसेक्शन कुछ अलग कोऑर्डिनेट से कर रहा है। ठीक है। तो ये इंडिसेस हम लोग देते हैं इस प्लेन को, हर एक प्लेन को, जो हम लोग स्पेशली नाम दिया गया है, जिन्होंने एक्चुअली बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट मिलर, उन्होंने ही फाउंड किया था, तो इसलिए मिलर इंडिसेस नाम। ठीक है। हर एक प्लेन का एड्रेस है। ठीक है। तो मान लीजिए ये कट कर रहा वाई में, ठीक है, और ये और कहाँ कट कर रहा है, ये प्लेन अगर मैं कंसिडर करूंगा तो इंटरसेक्शन हो रहा है वाई में। ठीक है। और एक्स में भी इंटरसेप्ट नहीं हो रहा, जेड में भी नहीं है। तो बेसिकली ये 0 1 0 इसका एड्रेस। ठीक है, करेक्ट। तो ये प्लेन और बगल वाला प्लेन भी 0 1 0 ही होगा, क्योंकि इनका भी वाई इंटरसेक्शन में कट कर। मान लीजिए अगर मैं ऐसा प्लेन लूँ, मान लीजिए मैं एक ऐसा प्लेन लेता हूँ, ठीक है, डायगोनली। अच्छा, मैं क्लियरली बनाऊँ, लीजिए ये। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जेड में भी कट कर रहा है, एक्स में भी कट कर रहा है, वाई में भी कट कर रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट हर जगह, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड। तो ये इसका इमिलर इंडिसेस होगा 1 1। ठीक। सो बेसिकली द इंटरसेक्शन डिसाइड करता है प्लेन, प्लान का मतलब जो प्लेन है उसका एड्रेस क्या है, मिलर है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा करते हैं आपका एक एक्सरे डिफ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कोई अगर, जैसे मैं ये प्लेन बता रहा हूँ, तो ये प्लेन तो आप थियोरेटिकली पता, आप एक्सपेरिमेंटली ये कैसे पता कर। ठीक है। सो बेसिकली उससे पहले मैं बता देता हूँ। सो जो 1 1 है, ये 1 1 1 ये है एच, इनको रिप्रेजेंट करते हैं के, इनको रिप्रेजेंट करते हैं एल, एच के। ठीक है। और इनका जो लैटिस पैरामीटर है, बेसिकली लैटिस पैरामीटर क्या होता है, जो कि यूनिट सेल का लेंथ है। ठीक। तो यहाँ क्यूबिक यूनिट सेल का लेंथ है। ठीक है। अब बाद में एक रिलेशन आएगा जो कि है डी इज इक्वल टू ए बाय रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो कि मैं अभी थोड़ा देर बाद में दिखाता हूँ, जो कि एक साथ डिफ्रैक्शन जब करेंगे तो ब्रैग्स फॉर्मूला में ये आएगा। ठीक है। तो ये है आपका लैटिस पैरामीटर, और एच के एल बेसिकली प्लेन का एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मिलर इंडिसेस। सो मिलर इंडिसेस के बाद मैं थोड़ा, मान लीजिए इसके बारे में मैं फिर आऊँगा
अब मैं थोड़ा एक्सरे डिफ्रैक्शन में जाता हूँ, जो कि ब्रैग्स लॉ है। सो ब्रैग्स लॉ क्या डिफाइन करता है ना? ब्रैग्स लॉ बेसिकली एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है, ठीक है, जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से आता है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, जिससे कि हमको पता लगता है कि ये कौन सा प्लेन है, कौन सा स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने आपको बोला एफसीसी बीसीसी, तो ये जानेंगे कैसे? प्रैक्टिकली इसी से जान, ये है बेसिक एक्सपेरिमेंट। ब्रैग्स लॉ, एक्सरे डिफ्रैक्शन इज द टेक्निक वेयर ब्रैग्स लॉ इज यूज्ड इन एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए ये पीरियोडिक नेचर क्रिस्टल का है, ठीक है। हम लोग, ये मान लीजिए एक प्लेन है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में गैप है, जो कि है इंटरफेरेंस गैप डी। ये वही डी है, डी इज इक्वल टू ए बाई रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमने इसमें एक्सरे गिरा, ये है इंसिडेंस एक्स पैरेलल। लीजिए ये एक्सरे इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्ट। सो दिस इज डी, ठीक है। ये है आपका प्लेन के साथ एंगल है, ये थीटा भी ब्रैग्स एंगल, जो कि इंसिडेंस एंगल है, ठीक है। तो ये मान लीजिए 90 डिग्री है। ये मैंने इंटरसेक्ट क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि मुझे दिखाना था कि ये पार्ट इस पोजीशन में और इस पोजीशन में आफ्टर इंटरसेक्शन करने के बाद इक्विवेलेंट है, क्योंकि रे पैरेलल है और इक्वल लेंथ का है। जस्ट ये पार्ट ए बी सी को अगर कंसिडर करता हूँ, ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि क्रिएट हो रहा है इस रिफ्लेक्शन से प्लेन में, ठीक है। तो ये अगर थीटा भी होगा तो ये भी थीटा भी होगा, सिमिलरली ये एंगल भी थीटा भी होगा। इसको अगर मैं बड़ा जूम करता हूँ तो बेसिकली ऐसा है, ठीक है। ये डी है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा भी है, ठीक है। क्योंकि ये टोटल एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ये टोटल एंगल प्लेन है, प्लेन के साथ ये डी है, तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। और ये ट्रायंगल जो जा रहा है ये भी आपका 90 डिग्री बन। तो अगर इस पोजीशन पे मान लीजिए ये थीटा भी है, ठीक है, तो ये एंगल तो पूरा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा भी, और ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा थीटा भी। तो ये हो गया थीटा भी, ये है डी। इसको अगर अच्छे से प्लानर फॉर्म में बनाओ तो हो गया ये, करेक्ट। ये आपका हो गया ए, ये था बी, ये मान लीजिए ओ, तो ए एंगल हो गया 90 डिग्री ए, ये हो गया बी, ये है ओ, तो ये है डी, करेक्ट। तो और ओ एंगल है थीटा बी। तो ऐसे दो ट्रायंगल्स, तो हम लोगों को पता है कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कि पाथ लेंथ जो होता है वो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करता है तो वो होगा एन लैम्डा के टाइम्स, अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो वो होगा एन प्लस हाफ, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट इंटीजर्स, मतलब टू इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो रहता है, ये मान लीजिए एक्सरे सोर्स है, यहाँ से एक्सरे गया, ये प्लेन में रिफ्लेक्ट करके यहाँ डिटेक्टर में वो कैच होता है, ठीक है। उसके बाद डिसाइड होता है कि कितना एंगल में वो कैच हुआ, जो डिटेक्टर जो मूव करता है वो एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए ई ओमेगा से, तो उसमें कैच होके पता चलता है कि कितना प्ले एंगल में
ये कैच हुआ और उस बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। तो अगर ये थीटा भी एंगल में कैच हुआ तो हम लोगों को निकालना है टोटल पाथ डिफरेंस कितना होगा। बेसिकली होगा ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ये पार्ट है और ये पार्ट है ए बी प्लस बी सी, तो टोटल होगा। तो ए बी क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो पी क्या है ए बी, और एच है हाइपोटेन्यूज डी, तो ए बी क्या लिख सकते हैं डी साइन थीटा। सिमिलरली बी सी भी होगा डी साइन थीटा इस वाला ट्रायंगल में। तो टोटल डेल्टा एक्स क्या हो गया, टू डी साइन थीटा। तो ये अगर कंस्ट्रक्टिव करेगा तो क्या होगा, टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं ब्रैग्स लॉ। तो ब्रैग्स लॉ से पता चलता है कि ये जो क्रिस्टल है ये कौन सा क्रिस्टल है, कितना एंगल में, अगर मान लीजिए एक्सरे साइन समथिंग एंगल दे दिया गया है तो कितना एंगल में होगा, या फिर उनका अगर मिलर इंडेक्सेस निकालना है तो वो भी हो जाएगा। तो लेट अस डू सम प्रॉब्लम और ब्रैग्स। हाँ, तो ये है, मान लीजिए दिया हुआ है, हम लोग का ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो डी क्या है, डी इज इक्वल टू a by root over h square plus k square plus l square, where h k l are the Miller indices, correct? h k l are Miller indices। इसके बारे में मैं और डिटेल्स में आऊंगा बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में। और a है आपका क्रिस्टल कांस्टेंट, जो कि है उसका साइड है क्रिस्टल पैरामीट्रिक कांस्टेंट। तो d क्या, इसमें जो क्या क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ 1.54। तो हम लोगों को पता चल गया लैम्डा दिया हुआ है 1.54 एंगस्ट्रॉम इज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द 110 प्लेन्स, मतलब एच के एल का वैल्यू दिया हुआ है, एच इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 0, ठीक, विथ ए क्यूबिक लैटिस ऑफ लैटिस कांस्टेंट। लैटिस कांस्टेंट और क्रिस्टल कांस्टेंट सेम ही है। तो सो लैटिस कांस्टेंट और क्रिस्टल कांस्टेंट सेम। तो ये लैटिस कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 3.08 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो हम लोगों को लैम्डा पता चल गया है, ए पता चल गया, एच के एल पता चल गया। तो हम लोगों को निकालना है फास्ट ब्रैग ऑर्डर ब्रैग डिफरेंशियल। तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब एन इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर। तो बेसिकली यहाँ आंसर साइन मतलब थीटा हम लोगों को निकालना। तो पुट करते हैं, टू डी मतलब ए बाई ए इज 3.08 रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर साइन थीटा, जो कि ब्रैग एंगल है, इन 1 लैम्डा इज 1.54। तो साइन थीटा भी होगा 1.54 इंटू रूट ओवर 2 बाई 2 इंटू 3.08, ठीक है। तो अराउंड ये 1/2√2 के समथिंग है। तो थीटा भी होगा आपका साइन इनवर्स 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, यहाँ दिया हुआ है अ मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 1, लेट्स से 1 एंगस्ट्रॉम,
शायद कुछ बिल्डिंग मिस्टेक है। लेट्स से लैम्डा अगर मैं 1 लेगा, 1 एंगस्ट्रॉम, तो कितना? 1 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल मतलब जिसमें कॉर्नर पे एटम्स, 8 यहाँ भी द फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग रिफ्लेक्शन फ्रॉम 311। तो एच के एल प्लेन दिया गया है, एच इजिकल टू 3, के इजिकल टू 1, एल इक्वल टू 1, करेक्ट। ऑकर्स एट थीटा भी दिया गया है 30 डिग्री। द लैटिस पैरामीटर, तो लैटिस पैरामीटर क्या है? ए निकाल। सेम 2d साइन थीटा इजिकल टू एन लैम्डा। तो 2d मतलब ए बाय रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। एन लैम्डा क्योंकि बोला है फर्स्ट ऑर्डर, तो एन इजिकल टू 1। तो लैम्डा, लैम्डा हमने 1 एंगस्ट्रॉम लिया तो 1, ठीक है। तो 2a/√5 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? हाफ इजिकल टू 1। तो हाफ कट गया, ए इजिकल टू √5। सो बेसिकली ये आ, हाँ √5 होगा, √5 होगा, मगर ये समथिंग मिसिंग है वेवलेंथ में, इसीलिए ये आंसर मैच नहीं होगा, ठीक है। तो समथिंग, ये वेवलेंथ जो है इट्स नॉट, लैम्डा इज नॉट इक्विवेलेंट टू 1 एंगस्ट्रॉम, ये कुछ और है, मान लीजिए, और ए 1 × x एंगस्ट्रॉम, तो ये √5 टाइम्स x होगा कुछ। अदरवाइज अगर ये 1 एंगस्ट्रॉम होता है तो इसका आंसर होगा √5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये एक अलग क्वेश्चन है। ये बोला गया है द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अनऑक्युपाइड इन द यूनिट सेल ऑफ ए बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस क्या है? ये मैंने आपको बेसिक्स पहले ही बताया है। तो बॉडी सेंटर मतलब बॉडी में सेंटर्ड में एक एटम रहेगा और 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम रहेंगे। 8 एटम्स मतलब 1/8 ऑफ एन एटम इन ईच कॉर्नर, ठीक है। टोटल हो गया आपका, टोटल कितना एटम होगा? 1 एक सेंटर पे और 1/8 इंटू 8, तो टोटल हो गया 2 एटम, ठीक है। अब बोला है द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अनऑक्युपाइड, मगर ये तो ऑक्युपाइड पोर्शन, तो हम लोगों को निकालना है बेसिकली अनऑक्युपाइड पोर्शन क्या है। ये जो पोर्शन है जिसपे अनऑक्युपाइड है, वो पोर्शन का वॉल्यूम निकल, ठीक है। तो निकालते हैं, पहले हम लोग निकालेंगे ऑक्युपाइड का वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा? अगर मान लीजिए इसका लैटिस पैरामीटर है ए, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा? ए क्यूब, ठीक है। अब निकालते हैं जो कि मतलब ऑक्युपाइड वॉल्यूम। तो ऑक्युपाइड वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई। ये अगर प्रॉपरली ड्राइंग करूंगा तो ये ऐसे होता है, अगर एक सेंटर को मैं कंसिडर करूँ, ठीक है। ये आपका पूरा स्फीयर टच रहता है, ये है जूम, ठीक है। ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये, ठीक। अब ये है ए, करेक्ट। तो ये पार्ट कितना होगा? ये हो जाएगा a/2 रेडियस ऑफ द बिग स्फीयर, जो कि बड़ा वाला है, ठीक है।
मगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके टर्म्स पे निकालेंगे, रेडियस के टर्म्स। रेडियस। तो इस पार्ट का ये टोटल क्या होगा, अगर ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो टोटल 4 आर। करेक्ट। एक इस पार्ट का आर, एक इस पार्ट का आर स्फीयर का, और ये 2 आर ऑफ द बिग स्फीयर, द बॉडी सेंटर। तो 4 आर, 4 आर इज इक्वल टू क्या होगा, डायगोनल, डायगोनल ऑफ द बीसीसी। ये डायगोनल कितना है, √2a। ठीक है। तो आर कितना होगा, √2a/4। करेक्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2a इंटू √2 टाइम्स √2 इंटू 2। तो एक √2 कट गया, तो a/√2 टाइम 2 √2। करेक्ट। ये हो गया फेस में। बट फेस में ये टच नहीं हो रहा, ये डायगोनल ही जा रहा, अंदर से जा रहा। बेसिकली अगर ये देखा जाए, ये ऐसे जा रहा है, ये फेस में है। तो फेस में तो हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये स्फीयर जो है ये अंदर है। ठीक है, अंदर है। तो अंदर का पार्ट में क्या होगा ना, ये √2a नहीं होगा, क्योंकि ये डायगोनली 3 डायमेंशनली जा रहा है। तो डायगोनली 3 डायमेंशनली कितना होता है, √1² प्लस 1² प्लस 1। तो √3 हो, √3। ठीक। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आर इज इक्वल टू a/√3a/4। ठीक। ये फेस के लिए नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डायगोनली कंसिडर करें। तो a√3/4 हो गया आपका आर। आप निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द बिग स्फीयर और टोटल 8 स्फीयर का, क्योंकि एक एक पोर्शन 1/8 है। तो 1/8 इंटू 4/3 टाइम्स पाई r³ कितना है, a√3/4 होल क्यूब। ठीक है। ये एक का हो गया इंटू 8। करेक्ट। प्लस एक होगा आपका टोटल का। तो 4/3 पाई, बड़ा जो मिडिल स्फीयर का है, मिडिल स्फीयर का डायमीटर इज रेडियस कंसिडर करेंगे। तो 4r इज इक्वल टू a√3/4। ठीक। तो 4/3 पाई r³ ताहले क्या होगा ना, a√3/4 का होल क्यूब। ठीक। तो ये क्या होगा, 8 कट गया। तो 2 टाइम्स 4√3a√3/4 का होल क्यूब इंटू 4/3। करेक्ट। तो ये कितना हो रहा है, ये आपका होगा 8/3 टाइम्स पाई इंटू a³ टाइम्स √3 इंटू √3 मतलब 3, और 3√3 होगा बाय 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सो हो गया 8 8 जा 64, 3 3 कट गया, मतलब πa³/8। ये हो गया इंटू √3, इंटू √3। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द टोटल, मतलब 2 स्फीयर जो कंसिडर हो रहे टोटल ऑक्यूपाइड। तो अनऑक्यूपाइड क्या होगा, तो मतलब टोटल वॉल्यूम हम लोग का क्यूबिक यूनिट सेल का है a³ माइनस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम √3 πa³/8। अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम माइनस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम।
ठीक। सो ये क्या हो रहा है, ए क्यूब का हम कॉमन ले लेते हैं, 1 - √3π/8, ये हो गया आपका अनऑक्यूपाइड। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए क्यूब टाइम्स 8 - √3π/8, तो ये अनऑक्युपाइड वॉल्यूम। अब हम लोग को आंसर क्या बोला है, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो फ्रैक्शन क्या होगा, टोटल अनऑक्युपाइड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। तो अनऑक्युपाइड वॉल्यूम हो गया 8 - √3π/8 ए क्यूब बाय टोटल वॉल्यूम ए क्यूब कट गया, 8 - √3π/8 से लेस। अगर आप लोग कोई आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर दूसरा एमएससी एग्ज़ाम्स के लिए फिज़िक्स का, तो ये आपके लिए एक बड़ा मौका है। ग्रोथ मी ने लाया है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर कोर्स फॉर ऑल, मतलब एमएससी एग्ज़ाम्स और फिज़िक्स आईआईटी जैम के लिए। तो हम लोग क्या ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे कि फुल स्ट्रक्चर सिलेबस कवरेज रहेगा, कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ रहेगा, रेगुलर प्रैक्टिस एंड गाइडेंस रहेगा, और 2500 प्लस प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहेगा विद सॉल्यूशंस, जो कि बहुत होते हैं। और अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं उसमें से आईआईटी जैम में या फिर जेस्ट में, तो आप लोग के लिए मॉक इंटरव्यू सेशन रहेगा 1-to-1, जो कि एकदम फुल्ली फ्री। और एक स्पेशल ऑफरेज है हम लोग की तरफ से, जो कि है, अगर आप लोग सिंगल डिजिट रैंक लाते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो हम लोग आप लोगों का आईआईटी का फर्स्ट सेमेस्टर फीस एकदम फ्री स्पॉन्सर करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफ़र है, जो कि और कोई शायद देता होगा, ऐसा तो मैंने सुना नहीं। और ये ऑफ़र बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए है, जो कि है 100 स्टूडेंट्स के लिए 7000, वो भी 30% ऑफ़र में मिल रहा है। एक्चुअल प्राइस 10,000 है। तो आप लोग बहुत जल्दी कीजिए और ये ऑफ़र को ले लीजिए। थैंक यू।